Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Ode to a Nightingale. This poem was written by John Keats and included in a subject named as 19th century poetry, which is a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. जॉन कीट्स जो हैं वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं, ठीक है। और इनके जो वर्क्स हैं उनका प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है लिटरेरी वर्ड के ऊपर। इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, ठीक है, और इनका करियर भी बहुत ज़्यादा ब्रीफ था, लेकिन फिर भी जो इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट पोइट्स हैं उनमें से एक ये जाने जाते हैं, ठीक है। ठीक, अब रीज़न क्या है कि विविड इमेजरी का यूज़ करते हैं, ठीक है, सेंसुअस लैंग्वेज का और अपने वर्क्स के अंदर, और ब्यूटी, मॉर्टेलिटी और इमेजिनेशन जो है उसकी एक्सप्लोरेशन करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड की तरफ। जॉन कीट्स वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 31st 1795 इन मूरगेट लंदन टू थॉमस एंड फ्रांसिस कीट्स। इनके जो फादर हैं वो एक स्टेबल कीपर हैं और फैमिली जो है वो एक मॉडस्ट ज़िंदगी जो है वो गुजार चुकी है। ट्रेजिडी बेसिकली किड्स की लाइफ में बड़ी अर्ली स्टेजेस में ही जो है वो आ जाती है, क्योंकि एक राइडिंग एक्सीडेंट होता है 1804 के अंदर। उसके अंदर उनके फादर की डेथ हो जाती है। उनके मदर जो है वो ट्यूबरकुलोसिस में स्कम्बल हो जाती है 1810 के अंदर, ठीक है। और ये जो अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें उनको लॉस, सफरिंग और ये सारा कुछ फेस करना पड़ा, बेसिकली हम कह सकते हैं ट्रेजेडी फेस करनी पड़ी, तो ये उनकी जो इस चीज़ ने बड़ा इन्फ्लुएंस किया था, जो कीट का आउटलुक था लाइफ के ऊपर, डेथ के ऊपर और थीम्स के ऊपर जो उसकी पोइट्री के अंदर है। नेक्स्ट हम चलते हैं एजुकेशन की तरफ। जॉन कीट्स जो हैं उन्होंने अटेंड किया था क्लार्क स्कूल इन एनफील्ड, जहाँ पर उनका जो लव है लिटरेचर के लिए वो डेवलप हुआ था। अपनी मदर की डेथ के बाद वो सर्जन के लिए अप्रेंटाइज हुए थे, ठीक है, और बाद में उन्होंने मेडिसिन को स्टडी किया था गाइज हॉस्पिटल इन लंदन। लेकिन एक ये है कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्टूडेंट होने के बावजूद इनका जो स्ट्रॉन्गर पुल है वो पोइट्री की तरफ था, ठीक है। और 1816 के अंदर इन्होंने मेडिसिन को अबंडन कर दिया, यानी छोड़ दिया लिटरेरी करियर के लिए। उसके बाद लिटरेरी करियर की बात कर लेते हैं, तो कीट्स का जो लिटरेरी करियर है वो ब्रीफ है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस है। इनका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ जो पोइट्री है उसका नाम पोएम्स है 1817 के अंदर। उसको थोड़ी सी अटेंशन और मिक्स रिव्यूज़ मिले थे, लेकिन बाद में उसको रिकग्निशन मिली थी जो राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स उनके फेलो थे, उनका जो सर्कल था उसके अंदर, इंक्लूडिंग ले हंट, पर्सी वाइशी शैले, पीबी शैले और लॉर्ड बायरन। उसके बाद जो है कीट्स के सबसे ज़्यादा जो इसका जो प्रोडक्टिव पीरियड था, ठीक है, जिसमें इसके वर्क्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुए थे 1818 से 1819 का था, जिसमें इन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी थी, ओड्स भी लिखी थी, जिस ओड्स ने बेसिकली इनकी जो रेपुटेशन है एक मास्टर पोइट के तौर पर उसको सॉलिडिफाई किया था। पहली जो ओड है वो ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन मेलनकॉली एंड ओड टू ऑटम। ओड टू अ नाइटिंगेल बेसिकली ये एक मेडिटेशन है, ठीक है, कंट्रास्ट बिटवीन इमॉर्टल ब्यूटी ऑफ नाइटिंगेल सॉन्ग, यानी कि जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है, ठीक है, उसकी इमॉर्टल ब्यूटी और जो ट्रांजिएंट नेचर है इंसान की ज़िंदगी की, ठीक है, इनके दरमियान में जो कंट्रास्ट है उसके ऊपर एक मेडिटेशन है, ठीक है। ऑर्डोनाग्रेशन क्या ये एक्सप्लोरेशन है आर्ट की जो एबिलिटी है कि वो इटर्नल ब्यूटी को कैप्चर करती है और ट्रूथ को, और कंट्रास्ट करती है ह्यूमन एक्सपीरियंस की फ्लीटिंग नेचर के साथ, ठीक है। ऑर्डर मेलनकॉली क्या है, ये रिफ्लेक्शन है रिलेशनशिप बिटवीन जॉय एंड सोरो और इंसान के जो इमोशंस हैं उनकी इंटेंसिटी। और टू ऑटम एक सेलिब्रेशन है ब्यूटी और बाउंटी जो है ऑटम सीजन की, ठीक है। इसको एक एलेगरी भी के तौर पर इंटरप्रेट किया जाता है फुलफिलमेंट और मेच्योरिटी के लिए। उसके बाद हम चलते हैं इसके डेथ और डिक्लाइन की तरफ। जॉन कीट्स की डेथ को अगर पढ़ें तो बाय 1820 कीट्स हेल्थ had deteriorated significantly and he was advised to move a warmer climate। तो इनको कहा गया था कि वो एक वार्मर क्लाइमेट की तरफ चले जाएं। तो वो सितंबर में अपने दोस्त जो आर्टिस्ट है जोसेफ सेवेरन उनके साथ रोम चले गए थे, इस होप में कि ट्रैवल जो अगर वो करेंगे और अपना वेदर चेंज करते हैं जैसा कि डॉक्टर्स ने उनको रिकमेंड किया था, तो उनको ये था कि वो ठीक हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली द मूव डिड लिटल टू स्लो द प्रोग्रेस ऑफ हिज इलनेस। इससे भी उनकी बीमारी जो है वो कम नहीं हुई, एंड ही डाइड इन रोम ऑन February 23rd 1821 एट द एज ऑफ 25। ये बहुत ज़्यादा यंग एज के अंदर जो है इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद ही वॉज बरीड
in the Protestant cemetery in Rome, where his tombstone and famously bears the epitaph, "Here lies one whose name was writ in water," reflecting his fear that his work would be forgotten. ठीक हो गया। तो ये जो है सारी राइटर का जो है वो बायोग्राफी, उसका इंट्रोडक्शन कर लें। उसके बाद हम ओ टू नाइटिंगेल जो हमारी पोएम है उसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ओ टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स की पोएम है और ये जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फेमस पोएम्स हैं उनमें से एक है। ये 1819 में लिखी गई थी, ठीक है। और कीट्स की जो कलेक्शन ऑफ ओड है जो पीछे हमने 4 पढ़ी उनमें से एक है। पोएम जो है वो रिच, इसमें थीम्स ऑफ इमॉर्टैलिटी है, ठीक है। फ्लीटिंग नेचर है इंसान की हैप्पीनेस की, और आइडियल और जो रियल है, आइडियल वर्ड या रियल वर्ड के दरमियान में जो है कंट्रास्ट किया गया है, और आर्ट और इमेजिनेशन की पार जो है उसको बेसिकली डिस्कस किया गया। तो ये सारे थीम्स ओ टू नाइटिंगेल के अंदर है। आगे अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जो पोइम है उसमें 8 स्टेंजाज हैं, ठीक है। और हर स्टेंजा 8 स्टेंजाज हैं, ठीक है। और हर स्टेंजा के अंदर कितनी लाइन्स हैं? 10 लाइन्स हैं, यानी 8 स्टेंजाज हैं 10 लाइन्स के, 10 लाइन्स फॉर ईच। उसके बाद के इसमें एक राइम स्कीम है ABCD ECDE, ठीक है, जो कीट्स की जो ओड्स हैं उसके अंदर पाई जाती है। मीटर जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, ठीक है। इसको एक रिदमिक और मेलोडिक क्वालिटी देती है ये जो राइम स्कीम है, ये जो मीटर है, ठीक है, जो नाइटिंगेल के सॉन्ग को मिरर करता है। उसके बाद हम चलते हैं इस पोइम की समरी की तरफ। तो हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 हर स्टेंजा की इन शॉर्ट समरी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे इस पोइम की अंडरस्टैंडिंग हमें जो है वो मिल जाएगी। पोइम जो है वो स्टार्ट होती है, स्पीकर एक जो नाइटिंगेल है उसका ब्यूटीफुल सॉन्ग जो है वो सुन रहा होता है, यहाँ से पोइम जो है स्टार्ट होती है। ये सॉन्ग उसके अंदर एक डीप इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो इवोक करता है, ठीक है। और स्पीकर को ये लीड करता है कि वो रिफ्लेक्ट करे इंसान के जो एक्सपीरियंस हैं उनके वेरियस एस्पेक्ट्स के ऊपर। अब मैंने जैसे बात की थी 8 स्टेंजाज हैं, ठीक है। हर स्टेंजा के अंदर 10 लाइन्स हैं। तो हम फर्स्ट स्टेंजा को देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो स्पीकर जो है वो डिस्क्राइब करता है उसकी जो हार्ट एक है, ठीक है, और एक सेंस जो नबनेस की है जब वो सुनता है नाइटिंगेल के सॉन्ग को। अब जो बर्ड का म्यूज़िक है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसको जो है पेन्स और जो ज़िंदगी की स्ट्रगल्स हैं, तकलीफ़ हैं, मुश्किलात हैं और जो कोशिशें हैं उससे वो जो है उसको दूर लेकर जा रही हैं। उसका सॉन्ग जो उसको दूर लेकर। स्टेंजा 2 के स्पीकर जो है वो ख्वाहिश करता है एक वाइन के ड्रॉट के लिए, ठीक है, कि जो इसको उठा कर नाइटिंगेल की दुनिया में ले जाए, ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की वेरीनेस है और फीवर है इससे बहुत दूर। उसके बाद क्या है, स्टेंजा 3 के अंदर वो ये ख्वाहिश करता है कि वो जो ज़िंदगी की हार्श रियलिटीज़ हैं, ठीक है, यानी कि तल्ख हकीकतें हैं, जैसे कि सौरो है, सिकनेस है, डिस्पेयर है, गम है, बीमारी है, मायूसी है, उससे वो बचे, उससे वो आज़ाद होना चाहता है और ज्वाइन करना चाहता है नाइटिंगेल को, उसकी केयर फ्री एग्जिस्टेंस जिसमें से किसी चीज़ की केयर जो है वो नहीं है। हार्ट एक को अगर हम देखें तो ये बेसिकली दिल का दर्द है, ठीक है, और नमनेस बेहिसी को कहते हैं, ठीक है। ये कुछ 2 वर्ड्स थे अगर ये डिफ़िकल्ट लगे हो। उसके बाद हम चलते हैं स्टेंजा 4 की तरफ। स्टेंजा 4 के अंदर बेसिकली क्या है कि स्पीकर डिसाइड करता है कि अब वो जो है इस्केप करेगा अल्कोहल के थ्रू नहीं, बल्कि पोइट्री और इमेजिनेशन की पार के थ्रू। पहले मैंने आपको बताया कि पोइट जो है वो स्टेंजा के अंदर कह रहा है कि मुझे ये जो वाइन है उसका कोई जो है बड़ा सारा आए चीज़ और एक ब्लो आए और मुझे जो है वो ले जाए, लेकिन अब वो कहता है कि मैं अल्कोहल के थ्रू, वाइन के थ्रू इस्केप नहीं करूँगा। अब जो है मैं पोइट्री और इमेजिनेशन की पार के थ्रू इस्केप करूँगा। कहाँ पर? नाइटिंगेल की दुनिया में। वो ये फील करना शुरू करता है जैसे वो नाइटिंगेल के साथ जो है वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट के डीप में, ठीक है। उसके बाद स्टेंजा 5 की तरफ चलते हैं। तो स्टेंजा 5 में वो इमेजिन करता है कि वो एक फॉरेस्ट के अंदर है और रिफ्लेक्ट करता है नाइटिंगेल के सॉन्ग और उसकी इटर्नल ब्यूटी, और कंट्रास्ट करता है इंसान की ज़िंदगी की जो ट्रांजियंस है उसके साथ, इंसान की ज़िंदगी ट्रांजियंस नेचर के साथ, यानी आर्जी नेचर के साथ तो कंट्रास्ट करता है। वो कहता है कि जो नाइटिंगेल सॉन्ग सिंग कर रही है, जो ये गाना गा रही है, वो उसकी ब्यूटी इटर्नल है, वो अब कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है, ठीक है, वो तो आर्जी। तो इन दोनों चीज़ों को वो कंपेयर करता है स्टेंजा 5 के अंदर। स्टेंजा 6 के अंदर स्पीकर क्या करता है कि डेथ को कंटेम्पलेट करता है और फील करता है कि ये फील करता है कि वो मर रहा है, ठीक है,
लेकिन जबकि वो लिसन करता है ना नाइटिंगेल को सॉन्ग को, तो वो एक आइडियल एंड होगा। वो कहता है कि वो ये कहता है कि अगर मैं नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते हुए मर जाता हूँ ना, ठीक है, तो वो एक आइडियल एंड होगा। ठीक है, बर्ड का जो सॉन्ग है वो इटर्नल है, लेकिन इंसान की जो ज़िंदगी है वो फ्लीटिंग है। उसके बाद जो है स्टेंजा 7 की तरफ चलते हैं, तो वो रियलाइज़ करता है कि नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है वो इमॉर्टल है, इंडिविजुअल बर्ड की तरह नहीं। नाइटिंगेल वो कहता है कि इमॉर्टल है, जैसे वैसे कोई बर्ड है, ठीक है, तो वो नाइटिंगेल इमॉर्टल है, नॉट एज एन इंडिविजुअल बर्ड बट एज अ सिंबल, एक सिंबल के तौर पर उसने यूज़ किया है। सेम सॉन्ग जो है वो जनरेशन तक आप जो है वो सुन चुके हैं, एम्परर्स और पीजेंट्स जो हैं इस तरह के उनसे। उसके बाद स्टेंजा 8 के अंदर जो विजन है वो फेड हो जाता है, स्पीकर जो है वो अकेला रह जाता है, अनश्योर होता है कि वेदर ये जो सारा कुछ उसने एक्सपीरियंस किया है, जो नाइटिंगेल का सॉन्ग जैसे जैसे वो गया, जिस जिस चीज़ को वो इसने इसके अंदर जो है पोर्ट्रे किया, वो देखता है कि क्या ये सब कुछ रियल था, ये मैंने सब कुछ सिर्फ ड्रीम में देखा है। तो नाइटिंगेल का सॉन्ग जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और स्पीकर जो है वो रियलिटी में आ चुका है, ठीक है, अपनी मॉर्टेलिटी और गम, ठीक है, यानी कि अब नाइटिंगेल का सारा सॉन्ग जो है ख़त्म हो चुका है। उसको इतना भी नहीं पता होता कि क्या मैंने सब कुछ सच में देखा है या मैं सिर्फ एक इमेजिनेशन में गया हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि मैं नाइटिंगेल के वर्ड में इमेजिनेशन और पोइट्री की पावर से जाऊँगा, अब अल्कोहल मुझे नहीं लेके जा सकती, वाइन मुझे नहीं लेके जा सकती। तो उसने क्या किया, वो एंड पे सोचता है कि क्या मैं रियल में हूँ, और फिर वो क्या करता है कि नाइटिंगेल का उस वक्त तक सॉन्ग खत्म हो चुका है और अपनी ज़िंदगी की हार्श रियलिटीज़, जो सॉरोज़ हैं और जो मॉर्टेलिटी है, वो उसकी तरफ वापस आ जाता है। उसके बाद हम इसके थीम्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला थीम जो है वो ट्रांजियंस वर्सेस इमॉर्टेलिटी का है, ठीक है। इमॉर्टेलिटी लाफानियत को कहते हैं, ठीक है, ना ख़त्म होने वाली, और मॉर्टेलिटी के ख़त्म हो जाना है। ट्रांजियंस आर्जी होती है। नाइटिंगेल रिप्रेजेंट करती है एक सेंस ऑफ इमॉर्टेलिटी अपने इटर्नल सॉन्ग के थ्रू। इसके कंट्रास्ट में स्पीकर जो है वो एक्यूटली अवेयर होता है अपनी मॉर्टेलिटी और अपने ट्रांजिएंट नेचर इंसान की ज़िंदगी, और ये जो कंट्रास्ट है एक टेंशन क्रिएट करता है जो नाइटिंगेल है उसके आइडियल वर्ल्ड के दरमियान में और जो इंसान की एग्जिस्टेंस है उसकी हार्श रियलिटीज़ के दरमियान में। नेक्स्ट जो थीम है वो स्केपिज्म का है। जो स्पीकर है वो स्केप करना चाहता है ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें हैं उनसे, ये एक सेंट्रल थीम है। वेदर वो वाइन को यूज़ करे, पोइट्री को यूज़ करे, इमेजिनेशन को यूज़ करे, लेकिन वो जो लिमिटेशंस हैं फिजिकल वर्ल्ड की उनको ट्रांसेंड करना चाहता है। और जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है उसके अंदर ब्यूटी और परमानेंस जो है उसके अंदर उसमें सोलेस जो है उसको फाइंड करना चाहता है। नेक्स्ट जो है पावर ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन है। पोइम जो है वो सेलिब्रेट करती है आर्ट की एबिलिटी, यानी कि जिसको नाइटिंगेल का सॉन्ग से सिंबलाइज किया गया कि वो ट्रांसपोर्ट करती है लिसनर को ऑर्डिनरी के बियॉन्ड, ठीक है, और ब्यूटी और इमेजिनेशन के रियलम के अंदर। लेकिन ये जो स्केप है ये टेम्प्रेरी है, क्योंकि स्पीकर अल्टीमेटली वापस उसी अपनी कंडीशन में आता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेचर एंड सबलाइम। नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है, ये नाइटिंगेल जो है वो एक नेचर की सबलाइम ब्यूटी जो है उसका एक सिंबल है, जिसके पास ये पावर है कि वो डीप इमोशनल रिस्पॉन्स इंसान की सोल के अंदर इवोक कर सकती है, ठीक है। स्पीकर का जो कनेक्शन है नेचर के साथ नाइटिंगेल के सॉन्ग के थ्रू ये हाईलाइट करता है नेचुरल वर्ल्ड एक सोर्स है इंस्पिरेशन की और ट्रांसेंडेंस की। लास्ट थीम है मेलनकॉली एंड जॉय। कीट्स जो है वो एक्सप्लोर करता है जो जॉय और सोरो के दरम्यान में कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको। जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो जॉयफुल है, लेकिन ये एक डीप मेलनकॉली जो है वो करता है स्पीकर के अंदर, क्योंकि ये रिमाइंड कराता है स्पीकर को उसकी जो अनअटेनेबल और ह्यूमन हैप्पीनेस की जो अनअटेनेबल और ट्रांजिएंट नेचर है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं लैंग्वेज एंड इमेजरी की तरफ। रिच सेंसरी इमेजरी इसके अंदर जो है वो यूज़ की गई है। कीट जो है विविड इमेजरी को यूज़ करता है रीडर की सेंसेस जो है उसको इंगेज रखने के लिए अपनी पोइम के अंदर। ये जो रेफरेंसेस हैं वाइन, नेचुरल वर्ल्ड, नाइटिंगेल सॉन्ग एक लश और सेंसरी रिच इन्वायरमेंट जो है बेसिकली बनाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो सिम्बोलिज्म का यूज़ किया। नाइटिंगेल जो है वो सिंबलाइज करती है एक इटर्नल और एक आइडियल वर्ल्ड को, लेकिन जो रेफरेंसेस हैं डार्कनेस, डेथ और वेरीनेस लाई ये सिंबलाइज करती हैं इनएविटेबल रियलिटी, इंसान की सफरिंग और मॉर्टेलिटी की। कंट्रास्ट की बात करते हैं तो कीट्स ने कंट्रास्ट किया है जो नाइटिंगेल का आइडलाइज वर्ड है, ब्यूटीफुल वर्ड है, उसको इंसान की ज़िंदगी की हार्श रियलिटीज़ के साथ। और ये जो कंट्रास्ट है ये हाइटन करता है ओवरऑल पोइम के इमोशनल इम्पैक्ट को। एलुजन्स की बात करते हैं, पोइम जो है वो रिच है, उसमें क्लासिकल और लिटरेरी एलुजन्स को यूज़ किया गया है, जिसका मीनिंग जो है और जो ये चीज़ें यूज़ करके
इस पोएम का मीनिंग डीपन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब रेफरेंस दी गई है लीदी वर्ड्स, ये लूड करता है रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस इन ग्रीक मिथोलॉजी, और सिंबलाइज करता है कि स्पीकर की डिज़ायर है कि वो जो ज़िंदगी की तकलीफ़ हैं उनसे जो है वो आज़ाद हो जाए। लास्ट में हम कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। ओड टू नाइटिंगेल एक प्रोफाउंड जो है एक्सप्लोरेशन है इंसान की कंडीशन की। कीट्स जो है वो मास्टरफुली बैलेंस करता है टेंशन बिटवीन डिज़ायर फॉर ट्रांसेंडेंस और इनएविटेबल पुल ऑफ रियलिटी। जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है एक मेटाफर है ब्यूटी और पावर ऑफ आर्ट के लिए, जो ऑफर करता है टेम्प्रेरी एस्केप सफरिंग और इंसान की ज़िंदगी की ट्रांसिएंट से। लेकिन एंड में क्या होता है कि पोइम एक्नॉलेज ये करती है कि इनएस्केपेबल रिटर्न है रियलिटी में, कि एंड पे पोइट को भी वापस आना पड़ा और रीडर को लीव कर देते हैं एक पोइग्नेंट सेंस ऑफ बिटर स्वीट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो है पोइम थी, जिसमें सबसे पहले हमने जॉन कीट्स का इन डिटेल बायोग्राफी और इंट्रोडक्शन को स्टडी किया। उसके बाद हमने पोइम का इंट्रोडक्शन, उसकी जो है उसका स्ट्रक्चर कह लें, राइम स्कीम कह लें, उसके बाद स्टैंजा बाय स्टैंजा उसकी समरी को डिस्कस किया, उसके बाद थीम्स और उनका एनालिसिस किया। लास्ट पे जो है हमने कंक्लूजन को स्टडी किया। Hope you guys like my videos, my lecture, and if you like, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.